हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन यानी 15 अगस्त की तारीख आ जाएगी, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक छोटा सा परिचय जो इस मंच पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए देता हूँ कि मैं धनंजय वर्मा उत्तर प्रदेश की धरती, विश्व की पौराणिक शहर काशी नगरी से हूँ और मैं यहीं पे दैनिक जागरण अखबार में सीनियर सब एडिटर पद पे काम करता हूँ। पिछले 18 साल से पत्रकारिता में हूँ और 3 साल 5 महीने से मैं परलवाइन इंटरनेशनल को प्रमोट कर रहा हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि अमृत महोत्सव जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है, हम उसी की बीच की एक तिथि 14 अगस्त को हम आप लोग मिल रहे हैं और आज़ादी की बातें हो रही हैं। मुझे भी आज़ादी पर, आर्थिक आज़ादी को लेकर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक दिया गया है, मैं अवश्य इस पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं मुकेश सर को प्रणाम करना चाहूंगा क्योंकि देश का भविष्य शिक्षक गढ़ता है और शिक्षक, मुकेश सर ने बताया अपने स्पीच में कि वो शिक्षक हैं। तो सर, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत नमन कि मुझसे पहले मुझे अपने एक शिक्षक को सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत नमन सर। आर्थिक आजादी सच में बहुत सुंदर सब्जेक्ट है क्योंकि इस धरती पे जन्मे हर इंसान का सपना है कि उसे अपनी जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए और उसके अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास इतना धन अवश्य हो कि उसको चिंता करनी ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जीवन इस चिंता में ही बीत जाता है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो शायद यही वजह है कि हमें आर्थिक आजादी के लिए प्रयास करते रहना पड़ता है। कहाँ चूक होती है, कहाँ गलती होती है हमसे जो हम नहीं पहुंच पाते हैं, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, फिर आर्थिक आजादी पे अवश्य आएंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि एक किसान जब एक खेत में कोई फसल लगानी होती है, क्या करता है? वो पहले फसल ही लगाता है या फिर वो पहले खेत को तैयार करता है, उसकी मिट्टी को तैयार करता है ताकि उसमें फसल आ सके? क्या करता है? सभी को पता है कि पहले वो जुताई करता है, फिर उसमें से पाटा चलाता है यानी जमीन को समतल करता है, फिर उसमें से खरपतवार निकालता है, उसमें कुछ जरूरी जो कृषि वैज्ञानिक कहते होंगे, शायद वो खाद डालने को पहले कहते होंगे तो पहले डालते होंगे। मतलब वो जमीन को तैयार करता है, अपनी जमीन को, उसके बाद फसल लगाता है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है एक फसल को उगाने की। यहीं से शुरुआत होती है। ईश्वर की सबसे शानदार कृति मानव कहा जाता है, यानी हम उस कृति का हिस्सा हैं। हम खुद मानव रूप में इस धरती पे जन्म ले चुके हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें खुद के ही माध्यम से बहुत सारी चीजों को बताने का मौका दिया है। लेकिन क्या हमने खुद को समझ पाया आज तक? थोड़ा मैं इस पे चर्चा करूंगा क्योंकि ये आर्थिक आजादी की जो फसल आनी है उसका जमीन तैयार करने से जुड़ा मामला है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमको खुद से ये सीखने का मौका दिया है कि 3 चीजों को आप जानें। एक, काउंटेबल या कैलकुलेशन, जिसको गिना जा सकता है, जो गणित पे संचालित होता हो। दूसरा, सीखने की क्षमता, यानी हमारे अंदर हर वक्त सीखने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, सबको साथ लेकर चलने का क्षमता। और मैं बताता हूं कि उसने कैसे समझाया मुझे। कैसे? शायद हम लोगों ने कभी इसको जाना और समझा नहीं, इसीलिए हमारी आर्थिक आजादी हमसे दूर है। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन शुरू होता है, काउंटिंग शुरू होती है कि हमें 9 महीने रहना है। जिस समय तक हमें माँ के गर्भ में रहना है ये गिना जा सकता है। जब वो हमें इस धरती पे भेजता है तो हमें हर दिन 24 घंटे देता है, गिना जा सकता है। हर मिनट हमारा दिल कितनी बार धड़केगा काउंट किया जा सकता है। हर मिनट हम कितनी बार सांसें लेंगे काउंट किया जा सकता है। और इस पूरी धरती पर हम कितना वक्त बिताएंगे
जब हम अंतिम सांस लेते हैं, तब संपूर्णता के बाद हमारी आयु पूर्ण होती है, हम तब काउंट करते हैं। लेकिन हर साल हम काउंट कर लेते हैं, हर दिन, हर मिनट, हर घंटे हम ये काउंट कर लेते हैं कि हम अपनी लाइफ कितनी जी चुके हैं। यानी काउंटिंग और कैलकुलेशन कितना जरूरी है। यानी कि हमें आर्थिक आजादी पानी है तो हमें इस काउंटिंग और कैलकुलेशन को एक आधार बनाकर चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात वो कहता है कि हमें सीखना पड़े। क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी पीठ पे क्यों थपकी दी जाती है? डॉक्टर भी थपथपाता है, या घर में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को डिलीवरी करवाने वाली जो भी वहां की नर्स होंगी वो थपथपाते हैं। क्यों थपथपाते हैं? ताकि हम सांस लेना सीख जाएं। इस धरती पर आते ही हमको सबसे पहली क्या शिक्षा दी जाती है कि हम सांस लेना सीख जाएं। गर्भ में सांस नहीं लेते हैं, लेकिन धरती पे आते ही सबसे पहला काम हम सांस लेना सीख जाएं। सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके पश्चात हम माँ की गोद में होते हैं। लेकिन माँ की गोद में होते हैं, जब गोद से उतरते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों का इस्तेमाल करके चलना सीख जाते हैं। और कुछ दिन के और समय बीतता है तो फिर क्या सीखते हैं? फिर हम सीखते हैं कि कैसे हम दो पैरों पे चलना। कोई हमारी उंगली पकड़ता है और हमें सिखाता है कि हमें चलना चाहिए, और हम चलना सीखते हैं। और स्कूल में जाने से पहले हम बोलना सीख जाते हैं। स्कूल में जाके हमें पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं उसको शब्दों का रूप कैसे दिया जाता है, लेकिन उसके पहले हम बोलना सीख जाते हैं। यानी ये लाइफ हमें ये बताती है कि हमें आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। और अगर हमारी लाइफ में कैलकुलेशन रहेगा तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तीसरा, वो अपनी अंगुलियों को जरा ध्यान पूर्वक देखिए। असमान है, कोई एक आकार में नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये सब एक सतह पे आ जाते हैं। यानी ताकत तभी बनती है। ये बताते हैं कि हमको जीना है तो समाज में हर तरह के लोग मिलेंगे, हमें सबके साथ मिलकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो यहाँ जो आप वक्त दे रहे हैं ये भी एक तरह का श्रम है, जिसको स्किल का नाम दिया जाएगा। हम कुछ सीखने के लिए यहाँ आए हैं और हम अपने स्किल की बदौलत इसको सीखेंगे। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, यानी श्रम। और ये श्रम का मंत्र कौन देता है? हमारे शरीर। हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे शरीर के दो अंग काम करते हैं और वो उस दिन से श्रम शुरू करते हैं। लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दें तो क्या हो सकता है हमारे साथ? आपको मैं बताता हूं उन दोनों अंगों का नाम। एक का नाम है दिल, दूसरे का नाम है फेफड़ा। क्या आप इन्हें आराम करने की परमिशन देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आपको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। लेकिन हमको जब अपनी लाइफ में श्रम करने की बात आती है तो शायद हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमें श्रम न करना पड़े और हमें आर्थिक आजादी मिल जाए। नहीं हो सकता। हमारी शरीर की बनावट, हमारे अंगों के कार्य, हमारी बहुत सारी आदतें और ऊपर वाले ने जो संदेश दिया है इसको हमने कभी ग्रहण ही नहीं किया। शायद यही वजह है कि हम ही अपनी तरक्की में बाधक बनते हैं। इसीलिए हम आजादी की राह पे नहीं चल पाते, आर्थिक आजादी की राह पे। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे बार बार एक बात कहनी पड़ती है कि अपनी तरक्की के रास्ते में हम स्वयं बाधक हैं, दूसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। आज टेक्नोलॉजी का दौर है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक आजादी भी हमें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मिलेगी, सिर्फ पसीना बहाकर नहीं मिलेगी। एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक मजदूर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए काम करता है तो वो श्रम करने में कोई कमी नहीं करता, कोई भी कमी नहीं करता। लेकिन वो 4-4 मंजिल अपने सिर पे ईंट रख करके चढ़ जाता है। अगर वो महिला है और उसका एक छोटा सा बच्चा है तो शायद वो
अपने बच्चे को कंधे पर, पीठ पे कहीं कपड़े से बांधकर, इसके बावजूद वो श्रम करती है। श्रम करने में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा दिखाते हैं, लेकिन शाम को उनके हाथ में जब पैसे आते हैं तो शायद 400 या 500 रुपए आते हैं। क्या श्रम में कोई कमी रह गई थी? लेकिन हाथ में क्या आया? 400-500 रुपए। और हम परलवाइन की एक आईडी लगाते हैं, 30 टीपी से एक्टिव करते हैं, हमारे हाथ में कितने आते हैं? 1125। हमने काम कितनी देर किया? शायद प्लान देने में 1 घंटा या उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में 15-20 मिनट और, यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा हमने काम किया तो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा। लेकिन हमारे पास कितने आए? 1125। उसके पास कितने आए? 400 या 500। क्या कमी है दोनों में? एक टेक्निकल एरर है। एजुकेशन, शिक्षा का ना होना, और शिक्षा जब होगा तभी हम टेक्निकल एजुकेशन को ग्रैब करेंगे, यानी हासिल करेंगे। और ये दोनों की कमियां हमें पैसे के मामले में पीछे या आगे रखती हैं। तो एक बात समझ में आती है इस उदाहरण से कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, और तकनीकी की जानकारी यानी टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है आने वाले युग के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा से हमारी लाइफ में होता क्या है, और इसके लिए मैं अपनी ऑफिस की ही एक घटना का जिक्र करूंगा, जो हो सकता है कि कुछ लोगों ने मुझे पहले सुना हो तो वो जानते हो, क्योंकि मैं इसका बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साथी हैं एक ऑफिस में, नाम मैं उनका नहीं लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो परलवाइन तक जुड़ चुके हो किसी और के माध्यम से, नहीं पता मुझे, लेकिन वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप भी काम करते हैं इस ऑफिस में, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन ये ऑफिस जो है ना, ये संस्था दैनिक जागरण, ये सैलरी बड़ा कम देती है। तो मैंने कहा ये आपका सच है जो कि आधा सच है। बोले समझा नहीं मैं। हमने कहा कि दैनिक जागरण का जो मालिक है, नाम उनका है संजय गुप्ता जी, और ये जो ओवरऑल पूरी इंडिया के जागरण के हेड हैं, उनको 5 लाख रुपए महीने की सैलरी देते हैं। जो स्टेट के हेड हैं उनको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देते हैं। जो यूनिट के हेड हैं उनको भी 70 से 75 हजार रुपए महीने तक की सैलरी देते हैं। जो सीनियर सब एडिटर हैं उनको भी 30 से 35 हजार की सैलरी देते हैं, और आपको 15 हजार रुपए मिलता है। आपको शायद इसीलिए कम लगता है क्योंकि आपको 15 हजार रुपए मिलता है। ये जितने पद हमने गिनाए सब काम 8 ही घंटा करते हैं। इसका मतलब इसका जो मालिक है संजय गुप्ता जी, ये 8 घंटे के 5 लाख देने में भी सक्षम है, 8 घंटे के 1 लाख देने में भी सक्षम है, 8 घंटे के 70 हजार भी देने में सक्षम है, और 35 हजार भी देने में सक्षम है, और 15 हजार देने में भी सक्षम है। चूंकि आपकी वैल्यू इतनी है, जितनी अपनी आपने बना रखी है उतना आपको दिया जाता है, और जिन्होंने अपनी वैल्यू 5 लाख की बना रखी है उतना उनको दिया जाता है। मालिक किसी को कम नहीं देता। हमारी हैसियत उतनी है जितनी हमको मिलती है। ये बात उनको समझ में आई, तो उन्होंने खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमसे पूछा। तो हमने कहा कि आप जो काम करते हैं, हम जिस फील्ड में हैं, अगर उस फील्ड के सफल लोगों को हम जानकारी हासिल करें, हम नए नए करंट अफेयर्स को जानने की कोशिश करें, उससे अपडेट रहें, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। यानी नॉलेज से आपका वैल्यू अपग्रेड होता है, और वैल्यू जब अपग्रेड होता है तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आता है। देखिए ना, वो मजदूर श्रम करके 400-500 पाता है, और आप एक प्लान देते हैं 1125 पाते हैं अगर एक आईडी लगती है। ये एजुकेशन की वजह से होता है। यानी हमें आर्थिक आजादी की राह में स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अब हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमने कभी खुद से कहा ही नहीं कि हमें पैसे कमाना कितना है। किसी और से नहीं कहना है, खुद से कहना है। क्या हमने अपनी किसी भी डायरी में लिखा है कि हमको अंतिम सांस तक अच्छा जीवन जीने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है? कहीं नहीं लिखा। क्या आपको अपना डेथ ईयर पता है? ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि भाई मौत का वर्ष मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आपको पता होता है, क्योंकि आप बातों बातों में न जाने कितनी बार दूसरों से कहे होंगे
क्या करूंगा 70 साल से ज्यादा जीकर, क्या करूंगा 75 साल से ज्यादा जीकर, क्या करूंगा तब जीकर जब हाथ पैर काम नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि भगवान इससे पहले हमें ऊपर बुला लें। यानी आपने कभी ना कभी तो सोचा है कि हमको कितना साल जीना है। अगर जो आपने सोचा है वही आपका डेथ ईयर है। आपने सोचा कि 70 साल जी गए हैं, बहुत है लाइफ के लिए हमारे, उसके बाद तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, बीमारियों से घिर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम स्वस्थ रहते इस दुनिया से चले जाएं। तो आप अपनी पैदाइश से अपने जो आपने सोचा 70 साल की उम्र जहां पूर्ण होती है, यही आपके पास टाइम है पैसा कमाने के लिए, और इसी में ही आप अंतिम सांस लेंगे। यानी आपकी उम्र जब 70 साल तक हो तब तक आप एक लग्जरी लाइफ जी सकें जो आर्थिक आजादी पा चुके लोगों के साथ होती है। वहां कुछ तो पैसे चाहिए होंगे। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि मेरा घर शानदार होना चाहिए 10 करोड़ का, मेरे पास कार होनी चाहिए 5 करोड़ का, मेरे पास एक अच्छा टीवी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, महीने में एक टूर पे मुझे जाना है विदेश घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ हर सप्ताह घर से बाहर निकलना है एक मूवी देखने के लिए, या फिर एक बढ़िया सा डिनर करके तब हम घर लौटेंगे, या फिर हम अपने ही देश में कहीं न कहीं घूमने जाएंगे। क्या इन सब का कोई प्रोग्रामिंग आपने की है? इस पे क्या खर्च आएगा कभी आपने लिखा है? इस दौरान हमें बीमारियां भी आ सकती हैं, क्या हमने इसके लिए अलग से कोई बजट बनाया है? जब हमने ये सब बनाया ही नहीं, खुद को टारगेट दिया ही नहीं, तो हम पैसा कितना कमाएंगे इसका लक्ष्य तो हमने खुद को दिया ही नहीं, और लक्ष्य दिया नहीं इसीलिए पैसे हमारे पास आते नहीं। बहुत बेसिक से समझाता हूं। आप अपने घर से निकलते हैं और हार्ट ऑफ द सिटी, आपके शहर में भी कोई बहुत सेंट्रल बहुत हॉट पॉइंट होगा जहां का मार्केट बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, मैं एक नाम देता हूं सिविल लाइन, मान लेते हैं वो एरिया का नाम सिविल लाइन है, आप अपने घर से सिविल लाइन जाना चाहते हैं, आपका दिमाग आपको वहां जाने के 10 रास्ते बताता है। आप उससे कभी पूछ के देखिए, वो 10 रास्ते बताता है, 10 तरीके बताता है। आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप रिक्शे से जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप किसी की गाड़ी पे लिफ्ट लेकर के जा सकते हैं, और कोई ओवरलोड अगर कोई वाहन जा रहा है तो उस पर लटक कर भी जा सकते हैं। 10 तरीके बताता है, क्योंकि आपने टारगेट दे दिया कि हमें वहां तक जाना है, तो वो 10 रास्ते बताता है। अगर आप घर से निकले और आपने चुना कि हमें ऑटो रिक्शा से जाना है, आप अगर उसके पास जाएं और उससे बोलें कि सर चलिए, पूछेगा कहाँ चलना है, आप उससे कहिए कहीं भी ले चलो, तो हमें बताइए वो कहाँ ले जाएगा, कहाँ का किराया लेगा आपसे। आपने उसके कोई टारगेट नहीं दिया, इसलिए वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि हमें सिविल लाइन जाना है, वो तुरंत कहेगा कि आइए सर चलते हैं। यानी टारगेट मिलते ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। क्या आपने खुद को टारगेट दिया है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं? कभी नहीं दिया। तो मैं आर्थिक आजादी पाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कितने पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जो पैसे होते हैं वो वेस्ट होते हैं, वो आप कभी ऊपर लेकर नहीं जा पाएंगे और कभी अपनी लाइफ में खर्च नहीं कर पाएंगे, चाहे हम हो, आप हो, चाहे वो अंबानी टाटा बिरला ही क्यों ना हो। ये ठीक वैसे ही है कि एक गिलास में पानी भर दें, उसके ऊपर से ऊपर चाहे जितना पानी डाल दें वो वेस्ट जाएगा, उस गिलास में समा नहीं पाए। तो हम कई 100 करोड़ पाने की चाहत रखते हैं, कई 100 करोड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या पता हमारी जरूरत सिर्फ 100 करोड़ की ही हो, क्या पता हमारी जरूरत 10 करोड़ की ही हो, क्या पता हमारी जरूरत 50 करोड़ की ही हो, लेकिन हम मेहनत 1500 करोड़ के लिए किए जा रहे हैं। जरूरत 50 करोड़ की, मेहनत 1500 करोड़ की, 1450 करोड़ किसके हाथ लगेंगे? क्या आप ऊपर लेकर जा पाएंगे? और अगर नहीं जा पाएंगे तो 1500 करोड़ के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने लिखा ही नहीं है, लेकिन आपने उतने बड़े पैसे पाने के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत कहीं ज्यादा है कि अगर ये टारगेट आपके पास हो कि आप 50 करोड़ कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
क्योंकि कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने ये हमें समझाया, तो पहले हम कैलकुलेशन के आधार पे ये तय तो करें कि हमें पैसे कितने कमाने। आप इसे पर्सनल ड्रीम्स कह सकते हैं। पर्सनल ड्रीम्स कि कम से कम हमारे पास इतना पैसा हो जिसमें हमारे सपने पूरे हो जाते। इंसान की 3 तरह की जरूरतें होती हैं। प्राथमिक जरूरतें, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आरामदेह जरूरतें, यानी घर में अगर एक फ्रिज हो तो कितना अच्छा हो। हालांकि हम फ्रिज के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन उससे हमें एक आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। टीवी हो तो थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा, सोफा सेट हो तो थोड़ा आराम से भी बैठ जाएंगे, बाइक हो तो कहीं भी आना जाना हो आसानी से चले आएंगे, अगर एसी हो तो गर्मी भी नहीं लगेगी। ये सब आरामदेह जरूरतें का हिस्सा है। उसके बाद आता है, वही जो आता है उसी को पाने के लिए हम लोग जब पहुंच जाएंगे उस दौर में, तो हम आर्थिक आजादी के करीब होंगे, और उसे कहते हैं विलासितापूर्ण जरूरतें। 2 जरूरतें, यानी प्राथमिक और आरामदेह जरूरतें, ये दोनों जरूरतें जब तक हमारी लाइफ में है तब तक हम सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, पैसे को कमाने के लिए हम क्या क्या तरीके अपनाएं। लेकिन जब आप आर्थिक आजादी पा लेते हैं तो आपकी सोच कहाँ पे होती है, पैसा कैसे खर्च करें। तब कमाने की आप नहीं सोचते, तब आप खर्च करने की सोचते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको खुद आईना बनकर खुद से सवाल पूछना है कि क्या हमने जीवन से ये लेसन सीखा है कि हमें श्रम तो करना ही पड़ेगा। क्या हमने ये सीखा है कि सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। क्या हमने ये सीखा है कि विदाउट कैलकुलेशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका अपना सॉफ्टवेयर है और इसी से आप संचालित होते हैं, और इसमें किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसने बना के भेजा है, बस आपको इसे डिटेक्ट करना है और इसको फॉलो करना है। और जिस दिन भी हम श्रम के रास्ते पे चलते हैं, कैलकुलेशन के रास्ते पे चलते हैं और आलस को कहीं पीछे छोड़कर कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, हम आर्थिक आजादी की राह पर पहला कदम रख देते हैं। फिर उसने इस दुनिया के माध्यम से समझाया कि समृद्धि बिना नेटवर्क नहीं आती है। बिना नेटवर्क कैसे समझाया, शायद मैं इस मंच पे बोला हूं पहली बार या नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं। इस धरती पे सबसे पहले 2 ही इंसान आए थे। हिंदू उन्हें श्रद्धा और मनु कहते हैं, मुस्लिम उन्हें आदम और हव्वा कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हें एडम एंड ईव कहते हैं, और साइंस कहता है ये आदि मानव थे। आदिमानव, इनका दिमाग नहीं था, लेकिन धरती पर आने के बाद इन्होंने जो काम किया वो वही काम किया जो उस ऊपर वाले ने उनके प्रोग्रामिंग में, डीएनए में फीड करके भेजा था। क्या काम किया? 2 लोग आए थे, 2 ने 2 पैदा किए, 4 हुए, 4 ने 2, 4, 8 जो भी पैदा किए हुए 16 हुए, 64 हुए, यानी मैट्रिक्स कुछ तो चला होगा। आज हम 738 करोड़ हैं। क्या बना? नेटवर्क। 2 बातें समझ में आती है कि इस धरती पर ऊपर वाले के द्वारा दिया गया अगर सबसे पहला कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका नाम है नेटवर्क, और इसका ग्रोथ बताता है विदाउट नेटवर्क हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो नेटवर्क की तो जरूरत पड़ेगी। अब जरा सोचिए, आप अपने घर से एक छोटा सा पार्ले जी बिस्किट भी खरीदने जाते हैं बाहर, तो पार्ले जी के नेटवर्क का हिस्सा आप हैं। पार्ले जी के नेटवर्क का हिस्सा आप हैं। यानी अमीर कौन बनेगा? पार्ले जी वाला। आप नहीं बनने वाले। आप तब बनेंगे जब आप के नेटवर्क में बहुत सारे लोग, जब आपके नेटवर्क में, तो नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शायद कहीं न कहीं कुछ अच्छा हम लोगों ने किया है कि हमारे जीवन में परलवाइन जैसी चीज आ चुकी है, और इसमें नेटवर्क भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है,
इसमें सबको साथ लेकर चलने की बातें भी है, संदेश भी है, और सबसे अच्छा संदेश कि हमें एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना है, सहयोग करके आगे बढ़ना है। एक इतना अच्छा संदेश भी है, यानी ऊपर वाले ने जितना संदेश दे रखा है, जितना मैसेज दे रखा है, वो सब इस एक सिस्टम में दिखाई देता है। तो आप तय मानिए, आपकी आर्थिक आजादी सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हर मंचों पर एक मैं चिंता जताता हूं, और वो चिंता यहां भी व्यक्त करूं, और वो ये है कि परलवाइन आपको करोड़पति अरबपति बनाएगा। आप बने रहेंगे, इसमें मुझे शक है, संदेह है, संशय है। क्या वजह है कि दुनिया में 95% लोग असाधारण जीवन जीते हैं, 5% लोग अमीर जीते हैं, अमीर बन के जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं? क्या वजह है? ये रेशियो हर ट्रेड में, हर व्यवसाय में, हर व्यापार में और हर युग में दिखता रहा। क्या वजह है? यानी परलवाइन में भी आप आएंगे, ये जो 82 लाख की कम्युनिटी है, जो नए रेफरल प्रोग्राम के बाद हो सकता है करोड़ से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ भी 95% लोग ही साधारण जीवन जिएंगे, 5% ही जाएंगे विलासितापूर्ण जीवन में, आर्थिक आजादी में। हम उस 5% में टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। हम उस 5% में कैसे आएंगे? तो इसके लिए मैं 4 लाइनें बोलूंगा, और आप उसी 4 लाइनों से खुद को देख लीजिएगा कि आप उसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं। इन्हीं 4 लाइन में मैं भी फिट बैठता हूं, और आप, मैं बोलता हूं, सुनिएगा। मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, मजबूत इंसान आसान वक्त पैदा करता है, आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है, और कमजोर इंसान मुश्किल वक्त पैदा करता है। तो आप मजबूत इंसान हैं, कमजोर इंसान हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, किस वक्त से गुजर रहे हैं, ये वक्त आपको ही लाना है। आप तय करिए कि आप क्या हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाए, तो ये लगभग 95% लोग सोचते हैं, और यही वजह है कि 95% लोगों के पास आर्थिक आजादी नहीं। हमारी सोच बहुत अलग है, हमारी सोच ने ही हमारी राह में बाधाएं पैदा की। तो हमें सोचना तो पड़ेगा, और क्या सोचना पड़ेगा? सही दिशा में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना ही सही सोच कहलाता। हमारी सोच में अक्सर बहुत जल्द बहुत बड़ा पा लेने की चाहत होती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी की निशानी है। हमारी सोच में बहुत जल्द पैसा पाने की चाहत होती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी की निशानी होती है। देखिए, ऊपर वाला आपको देने के लिए तैयार बैठा है। वो सोचता है कि आप सोचिए तो मैं दूं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो आपको अरबपति बना करके भेजा है, कोई भेदभाव नहीं। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको अरबपति बना करके भेजा है। और मैं जब जब ये बात बोलता हूं, अगर 1 to 1 सामने बैठकर किसी से बोलता हूं, तो वो कहता है कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, खाने को अट नहीं रहे हैं, खाने को मुश्किल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि अरबपति बना के भेज रहे हैं। मैं कहता हूं कि 50 करोड़ दूंगा, अपनी दोनों आंखें हमें दे दो। राजी नहीं होता है सर। मैं कहता हूं 25-25 करोड़ और ले लो, दोनों पैर दे दो। राजी नहीं होते। अगर अंगों की कीमत लगाएं, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, अरबों से ज्यादा है। अरबपति बना के भेजा है ऊपर वाले ने। तो हमें उसने अरबपति बना के भेजा। इसके बावजूद वो कहता है कि आप कुछ करो तो मैं और दूं। और इंसान क्या सोचता है? वो दे तो मैं कुछ और करूं। यही फर्क है कि वो देता ही नहीं क्योंकि आप सोचते नहीं, वो तैयार बैठा। देखिए, मैं आपको बताता हूं वो कैसे देने की सोचता है। एक भिखारी, उसको सबसे जल्दी पैसा,
बस वो 2-3 बातें बोलता है कि भगवान के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, जिससे कहता है वो तुरंत कहीं ना कहीं अपनी जेब के कोने में कुछ फुटकर पैसे तलाशता है और उसको दे देता है। कितनी देर लगे उसको मिलने में, कितना वक्त लगता है उसको मिलने में, उसको तुरंत चाहिए, उसको तुरंत मिलता है। लेकिन पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो भिखारी ही। तो आप सोचिए, देने को तैयार बैठा है, चूंकि उसने इससे ज्यादा सोचा ही नहीं, इसलिए इससे ज्यादा उसको मिला ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने एक मजदूर की बात कही थी। मजदूर क्या सोचता है कि उसको 6 दिन 7 दिन में पैसे चाहिए, मिलता है। बड़े बड़े लोगों की वो बिल्डिंग बना देता है, लेकिन उसके खुद के मकान कहाँ होते हैं, क्योंकि वो 6 से 7 दिन से ज्यादा कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि उसके हाथ में हुनर है, वो जब चाहेगा काम मिल जाएगा। इसलिए जब भी 6-7 दिन पे पैसे आते हैं, वो उसको खर्च करने पे उतारू हो जाता है, और जब तक खर्च नहीं हो जाता काम पे लौटता नहीं। और आप उसको पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से देख रहे हैं कि वो मजदूर और मिस्त्री ही बना हुआ दूसरे के मकान बना रहा है, उसके खुद के मकान की कोई लग्जरी नहीं है उसको। लेकिन वो जो सोचता है ऊपर वाला वो पूरी करता है, उसको हर 5-6 दिन पे मिलते ही मिलते। कुछ लोग 30 दिन पे पैसा पाने की सोचते हैं, उन्हें हर 30 दिन पे मिलता है। सैलरी क्लास बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो सोचा उनको वो ऊपर वाला दे रहा है। कुछ लोग 3 साल 4 साल पे पाने की सोचते हैं कि आज हम कोई धंधा शुरू करेंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा करके कोई बिजनेस शुरू करेंगे, और 3-4 साल में हमारे पास जम जाएगा तो हमें कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आर्ट ऑफ द सिटी, जैसा मैंने कहा, आप अपने शहर के मुख्य बाजार में चले जाएं, जितनी भी आपको आलीशान शोरूम दुकानें दिखेंगी, वो ऐसे ही लोग हैं। 3 साल 4 साल उनको भी लगता है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में। देखिए उनके पास कोई कमी नहीं। लेकिन जो आज पैसे लगा के सोचता है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हमारे बाद क्या होगा, दरअसल वही बहुत बड़ा धनवान बनता है और वही आर्थिक आजादी से मुक्ति पाता है। नजीर है, एक से बढ़कर एक नजीर है, और मैं एक ही नजीर ज्यादा देता हूं क्योंकि यह सबको पता है इसके बारे में, इसलिए देता हूं। जियो मोबाइल नेटवर्क कंपनी, जियो 2016 में आया था। क्या लगता है इसकी शुरुआत 2015 में हुई होगी, इसकी प्लानिंग? नहीं, 2008 में। 10 साल तक मुकेश अंबानी ने प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च किए थे। कभी टावर लगाया, कभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, कभी सैटेलाइट छोड़ने की बात होगी या कुछ किराए पे लेने की बात होगी, गवर्नमेंट से सेटिंग, यहाँ वहां, समुद्र के नीचे से, नदियों के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर। 10 साल प्रतिदिन करोड़ों खर्च, रिटर्न 0। आए भी 16 में तो 1 साल पूरी तरह से फ्री, लेकिन जब टैरिफ दिया तो सबसे सस्ता 399 रुपए में 84 दिन 84 डेज के लिए रोज 1 GB डाटा 4G, यानी एक दिन के 1 GB डाटा की कीमत 4 रुपए 75 पैसे। और उनके टैरिफ लॉन्च होने के एक दिन पहले तक 254 रुपीज पर मंथ, 254 रुपए प्रति माह देने पड़ते थे BSNL को 1 GB डाटा 3G 1 महीने के लिए। सस्ता कौन और महंगा कौन, आप स्वयं अंदाजा लगाएं। और आज अंबानी वही है, 60 करोड़ से ज्यादा यूजर उनके पास है, पूरा मोबाइल मार्केट कैप्चर करके रखा है। लॉन्ग टर्म विजन। अब इसी लॉन्ग टर्म विजन पे हम जरा पार्लियामेंट को देखते हैं। अभी तक जो प्लान हमने देखा, 2250 के बदले हम 32,89,230 रुपए मिलने की बात कहते, क्या कल ही मिल जाएंगे ऐसा बोलते थे? 5 महीने बाद मिल जाएंगे ऐसा बोलते थे? नहीं, सभी ने प्लान देते समय कहा होगा कि ये 32 लाख मिलेंगे, लेकिन इसमें 8 से 10 साल लगेंगे, बिल्कुल कहा होगा। और आप देखिए, ये लॉन्ग टर्म विजन का प्लान है। 2250 लगा के लॉन्ग टर्म विजन में कितना बड़ा पैसा है। आपको याद होगा जब 2020 बोनांजा लॉन्च हुआ था 7 फरवरी 2020 को, तो ट्रेन में सामान बेचने वाले सीतामढ़ी अब्दुल रहीम, उन्होंने सबसे पहले हिट किया था, और 1 से 2 महीने के भीतर 8 लेवल 65 लाख रुपए उनके पास आ चुके, 65 लाख। तो ये सिस्टम
पहले पाव की तर्ज पे करता है तो किस्मत साथ में होता है, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म विजन में भी लंबा पैसा दे देता है। लेकिन यहीं पे मैं अपनी उस बात को फिर दोहराऊंगा कि आप अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन क्या आप अमीर बने रहेंगे? मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत गए थे बिहार के सुशील कुमार। यूट्यूब पे जाइए, इनको सर्च करिए, गूगल पे जाइए, इनको सर्च करिए। आज ये कर्ज में डूबे हुए हैं, साइकिल से चलते हैं, दूध बेचते हैं। कहाँ गए इनके 5 करोड़? मिले तो थे, लेकिन क्यों गरीब हैं? क्योंकि अमीर बनना एक बात है और अमीर बने रहना एक और बात, दूसरी बात। क्योंकि वो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी टीम के, बिना किसी श्रम के उनके पास आया था, तो उस पैसे को बरकरार रखने का हुनर जो होना चाहिए वो नहीं आ पाया, और इसीलिए उनके पास नहीं। तो आर्थिक आजादी की राह पे चलना है तो अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कभी भी आप सोच लें कि शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे आ जाए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होंगे, वो टिकेंगे नहीं आपके पास, क्योंकि वो हुनर आपके पास नहीं आ पाएगा ना, जो आपके पैसे को रोक कर रखता है आपके पास, आपके घर में। आप उसको मनचाहा तरीके से खर्च कर सकें, वो हुनर नहीं आ पाता है। क्योंकि क्या हुनर हमने सीखा है बचपन से और हम क्या करते आए हैं? हम जो करते आए हैं, चलिए उस पर गौर करते हैं। हमें करना ये चाहिए था कि सेविंग से जो बच जाए उसे खर्च करें, और हम करते क्या है, जो खर्च से बच जाता है उसे सेविंग करने की सोचते। नतीजा, सेविंग के लिए कुछ बचते ही नहीं है और लाइफ ईएमआई पे चल रही है। किसी को मोबाइल का ईएमआई देना है, किसी को बाइक का देना है, किसी को घर का, तो किसी को कार का, किसी को 10 तरह की। क्या ये अमीर बनने की आदतें हैं? ये हमारी आर्थिक आजादी में सबसे बड़े बाधक है। जो पैसे हमने कमाए नहीं है उसको पहले ही उधार पे दे दिया, ईएमआई के भरोसे डाल दिया। हम अमीर कैसे बनेंगे? अमीर बनने के लिए कंपनियों को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत होती है। खुद को लॉन्ग टर्म विजन का प्लान करना पड़ता है। दुनिया में कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं है, और जो शॉर्ट टर्म है उसकी आयु भी शॉर्ट टर्म होती है। वो अमीरी भी शॉर्ट टर्म की ही आएगी। आप एक ऐसे सिस्टम में है जो आपको बहुत बड़ा अमीर बनाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के भी साथ चल रहा है। ये परिवर्तन का हर पल साक्षी बन रहा है और परिवर्तन को स्वीकार भी कर रहा है। और वर्ल्ड की इकोनॉमी जो कहती है उसके साथ भी चलने के लिए ये अपने कदम बढ़ा चुका है। पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की एक इकोनॉमी है कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। ये पूरे देश में लागू होता है, दुनिया के सभी देशों में हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। जरा गौर करें, या फिर उन लोगों से पूछें जो 1940 के पहले पैदा हुए हैं, अगर कोई जिंदा होगा तो उनसे अवश्य पूछें कि 1940 में जो 10 रुपए कमाता था, लग्जरी लाइफ जीता था, सिर्फ 10 रुपए। आज की तारीख से सिर्फ है, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था, लग्जरी लाइफ जीता था। 1960 में जो 100 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 1980 में जो 1000 कमाता था, सन 2000 में जो 10,000 कमाता था, और सन 2020 में जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था, उसकी लाइफ में किसी चीज की दिक्कतें, परेशानी नहीं थी। आपके सामने ही तो 2020 बीता है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों की जीवन को जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे थे। 2020 के बाद 2040 तो आना है, और तब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी हर माह? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में। और यही नहीं, 2060 भी आएगा। हम लोग ऐसे, कुछ लोग होंगे शायद 2040 को पार न कर पाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2060 को भी पार करेंगे। क्या आज हम ऐसी लाइफ को जी रहे हैं, ऐसी आदतों को अपनाए हुए हैं, ऐसे ट्रेडिशन को हमने चुन लिया है जो हमें 2040 में 10 लाख रुपए महीने या 2060 में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम देगा? क्या हमने चुना है?
क्या हमने अपने अंदर वो समझ पैदा की है? क्या हमने अपने आप को उस योग्य बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी? हमें अपने आप को उस योग्य बनाना है, और वो आज के युग में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से संभव है। सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही ये कारनामा कर सकती है। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, उसने 13 साल में लगभग 6 लाख गुना का ग्रोथ लिया। 6 लाख गुना। 9 रुपए की चीज 56 लाख रुपए तक पहुंची। एक और क्रिप्टो करेंसी का नाम लेता हूं, नाम है शिबा इनू। 2019 में लॉन्च होता है, और जिसने उस समय 100 रुपए का खरीदा, 2021 के लास्ट में वो 1 करोड़ का मालिक था। बहुत छोटा सा कॉइन, 1 करोड़ का मालिक था। 1 करोड़ 46 लाख गुना का ग्रोथ। और परलवाइन के कॉइन को मैं सिर्फ 10 गुना सालाना का ग्रोथ अगर देखता हूं, तो ये 8 साल में एक कॉइन 800 करोड़ रुपए का होगा। दुनिया के जितने भी टॉप कॉइन है, सफल कॉइन है, सबको जाके कॉइन मार्केट कैप पे देख लीजिए, सबका ग्रोथ 100 गुना से ज्यादा है। सबका ग्रोथ ईयरली 100 गुना से ज्यादा है, वार्षिक 100 गुना से ज्यादा है। जबकि इन सारे कॉइन की कम्युनिटी बाद में बनी। इन्होंने जन्म पहले लिया, कम्युनिटी बाद में बनी। इनकी कम्युनिटी के लोग अपनी कॉइन को छोड़कर दूसरे कॉइन पे भी चले जाते थे, यानी वो डेडिकेटेड समर्पित कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन परलवाइन ने 80 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाई। चलिए हम मान लेते हैं कि 80 लाख पर्सन नहीं होंगे, हम इसको घटाते हैं, शायद ये 45 से 50 लाख लोगों की कम्युनिटी होगी, या 40 लाख लोगों की कम्युनिटी होगी। तो भी ये दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी से समर्पित कम्युनिटी है, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी से बड़ी कम्युनिटी है। इसने कम्युनिटी बनाने के बाद क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉन्च की है, टोकन लॉन्च किया है। इसका ग्रोथ उनसे कहीं ज्यादा जाने वाला है। लेकिन सिर्फ 10 गुना का ग्रोथ मैं कैलकुलेट करता हूं। 80 रुपए से लॉन्च हुआ है, एक साल में सिर्फ 10 गुना, जबकि 15 दिन में 4 गुना का ग्रोथ करीब पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, जब पीवीसी मेटा टैब ब्राउजर के माध्यम से जब pvcmeta.io पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक पीवीसी मेटा टोकन बराबर कितने BUSD, उसका ग्रोथ अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। आज 15 दिन हुए हैं। लेकिन अगर मैं साल में 10 गुना का ग्रोथ लेता हूं, तो 80 रुपए की चीज 800 पहले साल, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 80,000, चौथे साल 8 लाख, पांचवें साल 80 लाख, छठवें साल 8 करोड़, और सातवें साल 80 करोड़, और आठवें साल 800 करोड़। 800 करोड़ एक कॉइन। और आपके पास तो बहुत सारे कॉइन होंगे। मैं बहुत घटा के बोल रहा हूं, बहुत घटा के। चमत्कार कहीं होते हैं तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिकेट में। और कुछ भी यहाँ संभव है, कुछ भी यहाँ संभव है। आपकी कल्पना से परे यहाँ चीजें होती हैं। तो आपका परलवाइन इंटरनेशनल इस परिवर्तन और इस टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उस पथ पे आगे बढ़ चला है। हम इस दौर में आ चुके हैं कि शायद हमने कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा जो परलवाइन इंटरनेशनल हमें मिला है। ये अमीर बनाएगा। आप अमीर बने रहने का हुनर सीखिए सर, हुनर सीखिए। हमारे अंदर बहुत सारे सफल लोगों को बुराई करने की आदत बड़ी है। किसी भी सिस्टम के लोग अगर सफल हैं तो सबसे पहले उनकी बुराई करना बंद कर दें हम लोग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सफलता हमें भी चाहिए। अगर हम सफल लोगों की बुराई करेंगे तो क्या सफलता हमारे पास आएगी? दरअसल हम सफल लोगों की बुराई नहीं करते हैं, हम सफलता की बुराई करते हैं। और जिसकी बुराई कर रहे हैं चाहिए हमें भी वही, तो क्या वो हमारे पास आएगी? तो सफल बनना है, सफल बने रहना है, तो सबसे पहले सफलता या सफल लोगों की, जिनके घर सफलता आ चुकी, उनकी बुराई करनी बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी हमें कंपनियों को बदल कर अमीर हम नहीं बन सकते, खुद को बदलना पड़ेगा।
और खुद को बदलेंगे तो एक ही कंपनी अमीर बना देगी और हम अमीर भी बने रहेंगे। तो आर्थिक आजादी वहीं से आएगी। क्या हमने अपनी जमीन को आर्थिक आजादी के लिए तैयार किया है? मेरी इस स्पीच के बाद आप लोग स्वयं आत्म मंथन करिएगा कि हमने आर्थिक आजादी पाने के लिए कौन कौन सी अपने अंदर गुण बनाए हैं और कौन कौन सी आदतें विकसित की हैं। और जो भी लगता है आपका दिल जिस आदत पे उंगली रख दे कि नहीं ये तो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको तुरंत छुटकारा पा लीजिए। कैलकुलेशन, सबको साथ लेकर चलना सीखना और श्रम, 4 संदेश हमारे शरीर से मिलता है जो ऊपर वाला हमें देता है। हमें अपने इन्हीं गुणों को पहचानना है और इसी को अपनाना है। बाकी सब अपने आप होता जाएगा, सब अपने आप होता जाएगा। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात ही कहूंगा और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वजह, हमें संपर्क किया गया शाम को और उसके पहले मैं 8 बजे MGRD ग्रुप के मंच को टाइम दे चुका हूं। उसके बाद जब वहां से समय खत्म होगा, विदर्भ ग्रुप में मुझे जाना है, ये पहले से टाइम फिक्स है। अकस्मात मुझे आमंत्रित किया गया, फिर भी मैं कहा कि मैं आऊंगा। तो मैं अभी 8 बजे तक आपके पास उपस्थित। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो जरूर अपनी शेयरिंग के माध्यम से हमें बताइए क्या। और अगर कुछ मन में सवाल हो तो अभी भी 10 मिनट में मंच पर हूँ, अवश्य पूछ लीजिएगा।